भारत एक चेस बोर्ड की तरह हो गया है जिसके ऊपर दो प्लेयर्स रशिया और यूएसए अपने अपने दांव खेल रहे हैं और प्यादे हैं इनके स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 और F-35। ये बात किसी से नहीं छुपी कि भारत को अब कम से कम 120 फाइटर जेट चाहिए। शायद इसीलिए हमने MRFA डील का नाम अनाउंस किया था। MRFA डील के बारे में आपको बता दूं, इस डील के तहत भारत ने तकरीबन 114 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में इंडक्ट करने हैं। वो बात अलग है कि इस डील को अनाउंस हुए तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आज तक ये डील कन्फर्म नहीं हो पाई। और जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं कोई अपने चैनल की एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा F-35 और Su-57 के बारे में जो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है। मैंने कुछ रिसोर्सेज से इसकी जानकारी इकट्ठी करी, कुछ आर्टिकल्स हैं जो इन सब के बारे में पब्लिश हो रखे हैं। उन्हीं आर्टिकल्स को मैंने एनालाइज किया और जो उनको एनालाइज करने के बाद रिजल्ट्स सामने आए वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। क्या F-35 भारत के लिए एक ट्रैप है? क्या Su-57 भारत को लेना चाहिए? बात करेंगे इसके बारे में। चाइना ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 और 6th जनरेशन फाइटर जेट व्हाइट एम्परर नाम से अनाउंस कर दिया। बकायदा उसकी सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्टिंग भी कर ली। भारत के पास एक भी ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट आज की डेट में नहीं है जो चाइना के इन दो फाइटर जेट्स को काउंटर कर सके। चाइना पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने जा रहा है। जैसे ही चाइना ने पाकिस्तान को जो स्टेल्थ फाइटर जेट अनाउंस किए और रिपोर्ट सामने आने लगी कि पाकिस्तान की जो पायलट्स हैं वो बकायदा ट्रेनिंग भी शुरू कर चुके हैं चाइना में। इसी समय एंट्री होती है तुर्की की। तुर्की ने अपना कान स्टेल्थ फाइटर जेट अनाउंस कर दिया। दोस्तों, तुर्की एक नाटो देश है जिसके चलते उसके पास नाटो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है और ये कहा जाता है कि जो चाइना का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है तुर्की का ये कान स्टेल्थ फाइटर जेट। अब तुर्की ने पाकिस्तान को जो ऑफर दे डाला कि तुर्की पाकिस्तान में जो अपने कान स्टेल्थ फाइटर जेट है उन्हें बनाना चाहता है, तो मतलब साफ है कि आने वाले 4-5 साल में पाकिस्तान को आसानी से स्टेल्थ फाइटर जेट J-35, J-31 और तुर्की का कान मिल जाएंगे। लेकिन बात करें भारत की, तो भारत की सरकार आज तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि हमने कौन से फाइटर जेट लेने हैं, कौन से फाइटर जेट हमने नहीं लेने। दुख की बात तो ये है कि हम अपना मेड इन इंडिया M का फाइटर जेट बनाने लगे हैं, लेकिन आज तक हमारी जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसकी जो जिम्मेवारी है फाइटर जेट बनाना, वो हमारी इंडियन एयरफोर्स को पिछले 40 साल में 10 तेजस भी नहीं दे सकी। कभी ये इशू आता है कि यूएसए की तरफ से तेजस के इंजन डिले किए गए, कभी कुछ इशू होते हैं। खैर, ये बातें तो आपने खबरों में आम सुनी होंगी, लेकिन मैं बात करूंगा भारत के ऊपर जो ये स्टेल्थ खतरा मंडरा रहा है। मैं बात ये भी करूंगा कि कैसे F-35 जो है वो भारत के लिए एक ट्रैप साबित हो सकता है। क्या Su-57 हमें लेना चाहिए या नहीं? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो इन फाइटर जेट की काबिलियत बताती होंगी, लेकिन मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल के लेकर आया हूँ, यकीन मानिए वो YouTube के ऊपर आपको किसी ने नहीं दी होगी। इस वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं मई-जून 2024 की, जब यूएसए ने यूक्रेन को अपने F-16 फाइटर जेट दिए। F-16 फाइटर जेट एक सुपीरियर फाइटर जेट है, खासतौर पर डॉग फाइट के लिए माना जाता है। वो बात अलग है कि हमारे अभिनंदन जी ने उनको गिरा दिया था। खैर, यूक्रेन रशिया के ऊपर बात करेंगे। जैसे ही यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिले, उन्होंने रशिया के ऊपर लगातार अटैक्स करने शुरू कर दिए, क्योंकि यूएसए ने सिर्फ F-16 फाइटर जेट नहीं दिए थे, उसकी बैक सपोर्ट भी यूक्रेन को प्रोवाइड की गई। आप ये डिवाइस देखिए, F-16 के ऊपर एक प्रोपेलर जैसी चीज़ लगी हुई थी जो कि रशियन रडार्स को हाईजैक करने का काम करती थी। जैसे ही F-16 यूक्रेन की तरफ से फ्लाई होते, रशिया के ऊपर इन्वेड करते, तो ये चीज़ एक्टिवेट होती और रशियन जो रडार्स हैं उनको हाईजैक करती, जिसके बाद क्या था कि ये F-16 रशिया में अटैक करने में सक्षम होते। अब ऐसा तो है नहीं कि रशिया भी वहाँ पे चाय पीने के लिए बैठा है, तो रशिया ने क्या किया, अपने रडार्स की भी फ्रीक्वेंसीज चेंज करनी शुरू कर दी। जैसे ही रशिया अपनी रडार्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करता, जो यूएसए के F-16 है वो रडार्स, रशियन रडार्स जो हैं उन्हें डिटेक्ट कर लेते और उन्हें मार गिराते। तो जो यूएसए ने यूक्रेन में अपने टेक्नीशियंस बिठा रखे थे, वो इस प्रोपेलर की भी कोडिंग चेंज करते, फ्रीक्वेंसी चेंज करते, जिसके बाद ये दोबारा F-16 फ्लाई करते और रशिया के ऊपर अटैक करके वापिस आते। ये स्थिति 6-7 महीने तक चलती रही। कभी यूक्रेन जीतता, कभी रशिया जीतता, कभी यूक्रेन अटैक करने में कामयाब होता, कभी रशिया यूक्रेन का F-16 गिराने में कामयाब होता। उसके बाद होते हैं यूएसए के इलेक्शंस, ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं और ये वीडियो आपने देखी होगी किस तरीके से यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप और
जो व्लादिमीर जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, इनके बीच तलखी भरी एक मीटिंग होती है। तो इस मीटिंग के बाद ही ट्रंप क्या करते हैं, जो F-16 को सपोर्ट दी हुई थी, टेक्निकल सपोर्ट, वो एकदम से रोक देते हैं। जिसके बाद क्या होता है, रशियन रडार्स जो है F-16 को पकड़ लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यूक्रेन की सरकार ये डिसीजन लेती है कि अब वो F-16 को फ्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि रशियन रडार्स को पार करने के लिए, जैसा मैंने बताया, कि इस प्रोपेलर की फ्रीक्वेंसी चेंज करना जरूरी था। अब यूएसए वो नहीं कर रहा था, जिससे क्या हुआ कि जितने भी F-16 थे यूक्रेन के पास, वो सारे ग्राउंड हो गए। हैरानी की बात तो दोस्तों यह है कि जो F-16 यूक्रेन के पास थे वो भी यूएसए ने नहीं दिए, वो यूरोप ने खरीद रखे थे यूएसए से। यूएसए ने उनको परमिशन दी कि हाँ आप यूक्रेन को F-16 दे दो। दोस्तों जब भी कोई यूएसए अपने फाइटर जेट किसी देश को सेल करता है तो उसकी टर्म एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पाकिस्तान को F-16 दे रखे हैं यूएसए ने, तो उसकी कंडीशन है कि पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल इंडिया के फ्रंट के ऊपर नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही टर्म एंड कंडीशंस जितने भी फाइटर जेट यूएसए द्वारा जितने भी देशों को बेचे गए उनके ऊपर लगाई जाती है। अब आपका सवाल होगा कि इंडिया को मिलने वाले F-35 और Su-57 का यूक्रेन के F-16 के साथ क्या लिंक? दोस्तों बहुत बड़ा लिंक है। ट्रंप ने सपोर्ट रोकी यूक्रेन की, लेकिन इसकी चीख निकली जर्मनी से, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, और जर्मनी में ही है यूरोपियन काउंसिल। ये यूरोपियन काउंसिल कोई आम छोटी मोटी चीज़ नहीं। इसी काउंसिल में जाकर हमारे एस जयशंकर साहब बहुत बार बयान दे के आए हैं, अपनी स्पीच भी देकर आए हैं। अब जर्मन पार्लियामेंट का ये कहना है कि हम कहीं ना कहीं यूएसए के गुलाम हो गए हैं, क्योंकि जर्मनी और पूरा यूरोप कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा निर्भर है यूएसए के ऊपर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर। जर्मनी, पोलैंड जैसे जितने भी ये यूरोपियन देश हैं, ये अपने ज़्यादातर इक्विपमेंट्स वो यूएसए से ही इंपोर्ट करते हैं। इन्हीं इक्विपमेंट्स में है F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। आप ये मैप देखिए, जिन देशों के पास आज की डेट में F-35 है, या फिर उन्होंने F-35 की डील कर रखी है, या फिर F-35 के ऑर्डर कर रखे हैं यूएसए को, और मिलियंस ऑफ डॉलर इस F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमारे एरो इंडिया शो में Su-57 और F-35 दोनों आए थे, लेकिन उड़ान सिर्फ Su-57 ने ही भरी थी। यूएसए के द्वारा F-35 फाइटर जेट उड़ाया नहीं गया था। उसी समय रशियन कुछ जो थिंक टैंक के लोग हैं, उनका कहना था कि यूएसए का जो F-35 फाइटर जेट है, इसमें एक किल स्विच होती है, जिसके तहत यूएसए कभी भी चाहे तो F-35 को ग्राउंडेड कर सकता है, भले ही उसने किसी देश को बेच रखा हो। खैर उस समय हमें ये लगा कि जो रशियन थिंक टैंक के लोग हैं वो अपना Su-57 बेचने के लिए हमें कह रहे हैं, लेकिन अब जो आवाज़ आई है वो यूरोप से आई है, जर्मनी से आई है। जर्मनी का कहना है कि ट्रंप में यूज किल स्विच। उन्होंने यूएसए का नाम नहीं लिया, ट्रंप का नाम लिया, कि हालांकि हो सकता है यूएसए अभी भी उनके लिए प्यार रखता हो, थोड़ी सी सद्भावना की फीलिंग रखता हो, लेकिन ट्रंप नहीं रखेंगे। अगर इन केस यूरोप कल को रशिया के साथ वॉर में जाता है, या फिर कोई ऐसी कंट्री के खिलाफ वॉर में जाते हैं जिसको ट्रंप पसंद करते हैं, या फिर यूएसए का फ्रेंडली कंट्री है, तो यूएसए किल स्विच का इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों टेक्निकली देखें तो ये चीज़ पॉसिबल भी है। जो F-35 का कोड है वो 3 मिलियन लाइन्स का बना हुआ है। अब इतने बड़े कोड में हम थोड़े से लूप होल्स रख सकते हैं, कोई बैकडोर से एक एंट्री रख सकते हैं कि जो यूएसए की लॉकहीड मार्टिन कंपनी है जिसने F-35 बनाया, वो कभी भी किल स्विच ऑन करे और F-35 को ग्राउंड कर दे। जैसा मैंने बताया था कि यूएसए के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो टर्म एंड कंडीशंस के साथ आते हैं, तो F-35 के लिए भी कंडीशंस हैं। F-35 के कंडीशंस क्या है कि जो भी देश F-35 को बाय करेगा वो खुद से उसको अपग्रेड नहीं कर सकता, उसको लॉकहीड मार्टिन करेगी। कोई उसमें अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता। जैसे ही कोई देश उसमें कोई कस्टमाइजेशन करेगा तो लॉकहीड मार्टिन के पास एक अलार्म जैसा बजेगा कि हाँ ये देश उसको कस्टमाइज कर रहा है, या फिर उसको कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, किल स्विच दबाएंगे और उसी समय जितने F-35 जो फाइटर जेट हैं वो ग्राउंड होकर रह जाएंगे। अगला ड्रॉबैक ये है कि जितने भी दुनिया भर में F-35 है उनकी लोकेशन लॉकहीड मार्टिन के पास रहेगी। उन्होंने कारण ये बताया कि अगर हमारे पास लोकेशन रहेगी हम उन्हें ईजिली एक्सेस कर सकेंगे, टाइम टू टाइम अपग्रेड कर सकेंगे, जो भी उसके कोड में बग्स हैं या फिर कोड में कोई अपग्रेडेशन है वो करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से एक कंसर्न पैदा हो गया। कल को हमने अगर F-35 पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, तो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है, और मान लीजिए यूएसए नहीं चाहेगा कि हम चाइना के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ F-35 का इस्तेमाल करें, तो उनके पास तो हमारी लोकेशन होगी। हो सकता है वो दुश्मन को लोकेशन बता दें या फिर किल स्विच दबाकर ग्राउंड कर दें। किल स्विच का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बटन दबा दिया, जैसे उन्होंने F-16 की प्रोपेलर की वो
जैसे कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने की सपोर्ट रोकी, वैसे ही कोई ना कोई वो बग पैदा कर देंगे F-35 में। अगला ड्रॉबैक है कि F-35 की जो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। F-35 जब भी किसी ऑपरेशन के लिए जाएगा दोस्तों, इंडिजिनियस तौर पे अगर देखें F-35 अकेला कामयाब नहीं है। ये एक नेटवर्क बेस्ड फाइटर जेट सिस्टम है। अगर इसके साथ 6-7 फाइटर जेट F-35 और उड़ेंगे तो क्या होगा, ये सारे फाइटर जेट आपस में डाटा शेयर करेंगे, डाटा एनालाइज करेंगे। कोई फाइटर जेट कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, कोई कुछ देगा। उसके बाद जो फाइटर जेट्स हैं वो अटैक करने में सक्षम होते हैं, स्टेल्थ अपनी अप्रोच को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अटैक करने में कामयाब होते हैं। जबकि रशियन Su-57 के साथ ऐसा नहीं, वो अकेला ही फाइटर जेट जाएगा, अकेला ही अटैक करके वापस आएगा और स्टेल्थ भी है। लेकिन F-35 को ऑपरेट करने के लिए पूरे का पूरा नेटवर्क सिस्टम चाहिए। अब यही कुछ चीज़ें थी कि इंडिया इनके बारे में सोच ही रहा था कि ट्रंप की तरफ से एक बेवकूफ़ी भरा बयान आता है कि हमने इंडिया को टैरिफ्स के मामले में एक्सपोज कर दिया। अब आज की डेट में इंडिया के पास USA की दुखती रग है, क्योंकि इंडिया की बड़ी मार्केट है, इनको स्टेल्थ फाइटर जेट हमें चाहिए, ये सबको पता है। तो इंडिया के एयर चीफ ने कहा कि F-35 को लेने का हम कोई विचार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनका कहना था कि अगर कोई चीज़ देखने में अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें किचन में रख लूँ, जो कि टीवी, फ्रिज या LCD का कोई सौदा नहीं हो रहा। ये एक देश की सुरक्षा का मसला है। तो जैसे ये बयान सामने आया तो रशिया की तरफ से Su-57 का एक ऑफर भारत को मिलता है। ऑफर क्या था? आपको मालूम होगा कि हमारे नासिक में जो एक फैक्ट्री है उसमें हम Su-30 की प्रोडक्शन करते हैं। तो रशिया का कहना था कि आप Su-30 की प्रोडक्शन तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, उसे बेच भी रहे हो, अपनी सेना में भी शामिल कर रहे हो। हम उसी फैक्ट्री को अपग्रेड करेंगे, उसी में कस्टमाइजेशंस करेंगे, जिससे भारत में ही Su-57 फाइटर जेट बना सकेगा। और इसी साल भारत अपनी सेना में स्टेल्थ फाइटर जेट जो Su-57 है उन्हें इंडक्ट करना भी शुरू कर सकता है। उनका ऑफर यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। उनका कहना था कि अगर भारतीय डील करता है तो हम पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी Su-57 की भारत को दे देंगे, भारत को कस्टमाइजेशन के राइट दे देंगे। भारत उसमें अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। अगर कल को भारत चाहे कि Su-57 के कुछ पार्ट्स उसको एमका में लगाना है, क्योंकि एमका हम बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, इंजन नहीं हम बना पा रहे, दूसरी चीज़ें भी हम काफ़ी सारी हैं जो नहीं बना पा रहे, तो Su-57 के पार्ट्स या Su-57 की टेक्नोलॉजी हम एमका में इंडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफर देखने में बड़ा दिलचस्प है और Su-57 को इसी मसले में एडवांटेज भी है। आप ये चार्ट देखिए, स्पीड के मामले में, रेंज के मामले में, कैपेसिटी के मामले में Su-57 F-35 के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऊपर से इसकी कॉस्ट आज की डेट में F-35 की कॉस्ट है $80 मिलियन और Su-57 की कॉस्ट है $40 to $50 मिलियन। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही जैसे ये फाइटर जेट बने हैं उठा के लेकर आएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें उसमें अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशंस करवानी होंगी, क्योंकि रशिया का ट्रेन अलग है, हमारा ट्रेन अलग है, USA के जो लैंडस्केपिंग है वो अलग है। हमें अपने तरीके से इन फाइटर जेट्स में मिसाइल्स लगवानी पड़ेंगी, कस्टमाइजेशंस करनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, जो F-35 की कॉस्ट आज की डेट में हमें $80-90 मिलियन है वो आराम से 130-140 के प्लस जाएगी। Su-57 की जो कॉस्ट है वो जो हमें आज $40 to $50 मिलियन लग रही है, वो आराम से $80 मिलियन के पास जाएगी ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि Su-57 में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। एक ड्रॉबैक है इसका इंजन। ये लोग आज भी TL-45 नाम से कुछ इंजन यूज़ कर रहे हैं जो हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये फुली स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं बन पाया। हालांकि रशिया का कहना है कि उन्होंने एक नया इंजन डेवलप कर लिया है जो इससे छोटा भी है और वो जल्दी इसमें इंडक्ट कर देंगे। दोस्तों, अगर वो Su-57 में वो इंजन लगाएंगे तो कम से कम 1.5-2 साल तो लगेंगे उसको टोटली स्टेल्थ होने में। तब तक तो हो सकता है कि हम अपना एमका ही अपग्रेड कर लें या कुछ ना कुछ उसके लिए खबर आ जाए। लेकिन यहाँ पर हमारा एक डर और भी है, एमका अगर हम 2 साल बाद टेस्ट भी करेंगे तो बनाने में 4-5 साल तो लगेंगे। तब तक चाइना अपना 7th जनरेशन टेस्ट कर चुका होगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। तो हमारे एयर चीफ का भी यही कहना था कि आप Su-57 F-35 जो भी स्टेल्थ फाइटर जेट आपको ठीक लगे वो बाई कर लो, लेकिन एमका के ऊपर काम ना करो। एमका को 5th जनरेशन नहीं 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए काम शुरू करो। 5th जनरेशन के लिए हम लेट हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो जब तक हम अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाए दुनिया 7th और 8th तक पहुंच चुकी हो। इसी बीच जब ट्रंप की तरफ से F-35 का ऑफर आता है तो लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि MRF डील के तहत हम ये चीज़ आपको नहीं दे सकते, क्योंकि MRF डील का एक साफ क्लियर मैसेज था कि जो भी फाइटर जेट MRF डील के तहत इंडिया बाय करेगा वो सारे फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी इंडिया को चाहिए होगी। तो लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि हम MRF डील के तहत नहीं कर सकते, ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी,
तो हम F-35 इंडिया को बेचने के लिए रेडी हैं। और वो कुछ हद तक सोर्स कोड भी इंडिया के साथ शेयर कर सकते हैं। 50-60% F-35 की टेक्नोलॉजी भी इंडिया के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन फुल टेक्नोलॉजी भी इंडिया को नहीं दे सकते। खैर, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इंडिया अब किस तरफ जा रहा है स्टेल्थ फाइटर जेट के मामले में स्पेशली, क्योंकि हमारा टेड VF-M का ऑलरेडी इन लाइन है, लेकिन जब तक ये बनेंगे तब तक बनेंगे, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। खैर, आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि इंडिया को F-35 लेना चाहिए या Su-57 की तरफ जाना चाहिए? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।